बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी अब रिसेंटली एक खबर आई कि जनाब एफबीआर का टैक्स कलेक्शन की जो 116 बिलियन के करीब टैक्स कलेक्शन में उनको कमी का सामना है। बट इवन देन आए दिन हम कहते हैं कि हुकूमत मुस्तहकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह सेटअप चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। सोल्यूशंस की तरफ कोई बंदा बात नहीं करता कि भाईजान जिन कियोस में, जिन प्रॉब्लम में हम घिरे हुए हैं, हम डेली एक चीज तो गर्दान देते हैं कि जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बट ये दोनों चीजें अचीव कैसे करनी है? आज नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी स्टेटमेंट आई कि जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इदारे बैठकर फैसला करें और मुआशी जो केओस है, जो फाइनेंशियल केओस है, इसमें से निकालने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग की जाए। बट येट अगेन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक बिहाइंड द बार्स उनके लीडर को रखा गया है और अभी तक उनके ऊपर क्रैकडाउन कंटिन्यूड है। इस तरह कैसे स्टेबिलिटी अचीव की जाएगी? अभी पॉलिटिकल मंजरनामा पाकिस्तान का है क्या? मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें, हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? जुडिशरी के मामलात, एज जजेस की बढ़ाने के मामलात, इसका मतलब क्या है और इसको कॉम्प्रीहेंड पाकिस्तानी अवाम कैसे करते हैं, इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे मेहमान हैं साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान साहब। शाहिद खाकान भाई साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से? थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून का एक बड़े अहम डेवलपमेंट के लिए हमें रात को तो था कि जब खबर आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना सारी PMLN की, फेडरल एंड ऑल दैट, अपने लीडरान को इकट्ठे किया है। बट स्टेटमेंट जो एंड में आती है कि इदारे, तमाम सियासी जमातें मिलकर मुआशी बहरान से निकलने के लिए फैसले करें। डू यू थिंक कि हम उस वर्ज पे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर कुछ इस तरह के फैसले कर सकें? और कोई रास्ता नहीं। आज हुकूमत के मसाइल हैं। हुकूमत के पास पहली बात है मैंडेट नहीं है, तो हुकूमत कैसे चलेगी? दूसरी बात यह है कि आज मसले इतने बढ़ गए कि किसी भी एक जमात के बस की बात नहीं है। आज सलाहियत ही नहीं है। आज पूरी पार्लियामान देख लें, आप 3 आदमी काबीना नहीं बना सकते। इश्यूज की आपकी ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जो रही सही सलाहियत थी ब्यूरोक्रेसी की, वो नैब ने खत्म कर दी है। तो जब तक आप ये बुनियादी चीजें नहीं एड्रेस करेंगे तो आप नहीं आगे बढ़ सकते, और इसको करने के लिए आपको एक कंसेंसस चाहिए होगा। मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि आप सियासी लीडर हैं 4-5, फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, ये एक टेबल पे बैठे हैं। बिल्कुल, आप आगे का एजेंडा तय करें। कुर्सियां सब घर छोड़ के आए, अपने इदारे सब घर छोड़ के आए। मैं अपनी जमातें छोड़ाऊंगा, अपने इदारे छोड़ाई। ये इदारे के मुफाद मुल्क के मुफाद से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात। तो उसके बाद बैठे, एजेंडा तय करें, हमने करना क्या है मुल्क में, इस पर डिबेट करें, और फिर उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज गैर मामूली हालात हैं, इसका हल भी गैर मामूली होंगे, और कोई आपके पास रास्ता नहीं। एक बड़ी सियासी जमात इमरान खान साहब PTI इज बिहाइंड द बार्स, जेल में हैं, उनको एंगेजमेंट कहीं नजर ही नहीं आती पॉलिटिकल पार्टीज। आज भी ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे नहीं समझ आता कि मुज़ाकरात एंड ऑल दैट, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब वाले वो चल रहा है कि एंगेजमेंट के कोई मामला PT के साथ चल रहे हैं। नहीं, देखिए, वो आप एंगेज कर नहीं सकते ना। क्या आप एंगेजमेंट करेंगे? उनका ग्रीवेंस ये है कि हमारे केस जाली हैं, इलेक्शन चोरी हो गया है। तो जब आप अपनी कुर्सियों से हटेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, तो उनको भी बैठना पड़ेगा। वो नहीं आते तो ना आए, आपने दावत दें, लेकिन आप भी गुडविल शो करें ना। गुडविल ये होती है कि यार मैं ठीक है, ये हमारी कुर्सियां, ये वजारतें, ये वजारत उज़्मा ये एक तरफ है, ये चीफ मिनिस्टर से भी एक तरफ है। आज मुल्क की बात करते हैं, क्योंकि इश्यूज कंसेंसस के बगैर आप नहीं हल कर पाएंगे। आप आज को मुल्क के अंदर वसी रिफॉर्म्स चाहिए। वसी यानी ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदलना होगा। वफाकी हुकूमत का निज़ाम देख लें, सूबाई का निज़ाम देख लें, पुलिस का निज़ाम देख लें, ये सब तबाह हो गए। ये कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। करप्शन इतनी बढ़ गई है, और मैं आपको हकीकत से कहता हूं 2018 से आज करप्शन डबल हो गई है। इस अरसे में सारी पार्टियां हुकूमत में रही हैं, कोई भी बाहर नहीं है। ऑलमोस्ट अभी भी कोलिशन में सारे, यानी करप्शन की आप इंतहा, जिस मुल्क में करप्शन इस इंतहा को पहुंच जाए, हुकूमत की सलाहियत ना होने के बराबर हो, सोच बिल्कुल ना हो, और फिक्र ही नहीं है इन गैर मामूली हालात। मगर मियाँ साहब ने कोई ऐसी बात की है तो बहुत अच्छा किया है, इसकी जरूरत है आज मुल्क को। लेकिन बात अल्फाज तक नहीं रहनी चाहिए, प्रैक्टिकली उसको अमल में आप अमल करना होगा। यू सेड के PTI के ग्रीवेंसेस हैं, और अगर नहीं भी आते, डू यू थिंक वो ग्रीवेंसेस जो हैं, उनके ये जो रिजर्वेशंस हैं, वो जस्टिफाइड हैं? डोंट यू थिंक कि 8 फरवरी को जो हुआ, वी ऑल सॉ दैट
8 फरवरी को भी हुआ, 9 मई को भी हुआ। ओके, ठीक है, इसी आपने उनको 9 मई को हो गए 15 महीने, आपको चाहिए था प्रोसिक्यूट करें किसी ने। ये मामूली बात नहीं है, फौज की तंसीबात पे हमला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसने किया है ये आपको मालूम करना है, क्यों किया है, किसने किया, साजिश थी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसको बेनकाब करे, उन लोगों को सजा दे। आपने 15 महीने में कुछ नहीं किया। अब आपके पास अगर कोई शहादत है, कोई सबूत है, तो करें प्रोसिक्यूट, उस बात को खत्म करें। इंग्लैंड देख लें, उन्होंने सजाएं दे दी, विद इन डेज सजाएं दे दी है। कोर्ट अदालतें दिन रात बैठी हैं। यहाँ हम ये फैसला नहीं कर पाते कि मिलिट्री अदालत में जाएंगे, सिविल अदालत में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे। हुकूमत खुद कहती है हमें जी अदालतों पर एतमाद नहीं है। मतलब क्या 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 कौन से मुल्क में रहते हैं, कौन सी हुकूमत है ये जो कहे जी मुझे मेरी अदालतों पर एतमाद नहीं है। और प्रोसेस भी ये है कि उसमें अटॉर्नी जनरल भी हैं जुडिशल में, सारे प्रोसेस के अंदर के जब एलिवेशन होगी जजेस, उसमें हुकूमती वज़रा भी हैं, बट इवन देन खुद भी एतबार भी नहीं है सिस्टम के। मैं इसी अजीब बात है। और फिर आप जिस तरह सोच है कि अगर आज पता नहीं अल्लाह ना करे ये चीज़ हो कि जी आज जुडिशरी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उम्र है उसको 3 साल बढ़ा दें या कम कर लें, अब दोनों में ऑप्शन जा रही है ना, जो बढ़ाने वाली भी है नॉल। सो क्या इसको ये मामूली बात होती है जो आइन में लिखा जाता है, ये बगैर सोचे समझे लिखा जाता है कि 65 साल क्यों किया गया था, क्यों 62 साल हाई कोर्ट का था, 65 साल सुप्रीम कोर्ट का था। जो मुल्क जज इस बात पे एलिवेट करता हो, ना वो काबिलियत देखते हो ना उसकी सलाहियत देखते हो कि जनाब ये हमें यहाँ तंग कर रहा है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से तंग कर रहा है, उसको एलिवेट कर दो, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाए या कहीं से उठा के ले जाए। ये मतलब कौन सा निजाम है यार, क्या कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आप अमल आप उनका देख लें, क्या करते रहे। ये अपनी मर्जी के बेंच बनाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, कोई उसे कानून से ताल्लुक नहीं होता। कभी हम खुश होते हैं, कभी और खुश होता है, कभी अपोजिशन खुश होती है, कभी हुकूमत खुश होती है। कानून कहाँ गया। बड़ा अजीब हालात है। मैं उस तरफ आ रहा था कि डू यू एग्री कि जजेस की जो सर्विस है, एज उनकी जो बढ़ानी है, अब मैं उस तरफ आ रहा था। क्यों बताए ना, रीजनिंग बताए, इस पर डिबेट हो। आपने बढ़ानी है, 6 महीने डिबेट करें इसके ऊपर, पूरे मुल्क से राय लें, क्यों बढ़ानी चाहिए। असेंबली में हो, असेंबली में हो, नहीं मीडिया पर डिबेट होती है। आप एक बहुत बड़ा इशू है। आइन मजाक नहीं होता कि मैं उस जनाब आज मुझे कहते हैं जी मैंने किसी को नीचे दिखाना है, किसी को ऊपर लेके जाना है, तो मैं कम कर देता हूँ, ज्यादा कर देता हूँ। ये कौन सी बात है, किस मकसद के लिए। लेकिन वो कहते हैं जी जिस तरह निजाम चल रहा है इसको थोड़ा सा इसी तरह आगे चलना चाहिए, तब स्टेबिलिटी आएगी। तो उसके लिए जो जिस तरह जहां जहां कोई बैठा हुआ वैसे ही बैठा रहना चाहिए, जहां पे कोई भी है। फिर कर दें, 100 साल के लिए कर दें, 100 साल की उम्र कर दें, हाँ लाइफ टाइम कर दें, कोई बात नहीं है। आर्मी चीफ भी लाइफ टाइम कर दें, प्राइम मिनिस्टर भी लाइफ टाइम कर दें, जज भी सारे लाइफ मिनिस्टर भी लाइफ टाइम कर दे, जो एक दफा आ गए फिर कर दे, मौका दे। अगर में सलाहियत सब में है तो कर ले, फिर ये करें, मुल्क चलाएं। मुल्क तो नहीं चल रहा, तो फिर आज नहीं चल रहा तो कल कैसे चलेगा। अगर जज आज फैसला नहीं कर रहे तो उनकी उम्र आप 100 साल भी कर दें, वो तो फैसले नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं। देखिए, जब आप ये बात करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा निजाम नाकाम हो गया, ये अशखास पे है कि ये अशखास होंगे तो निजाम चलेगा, और निजाम नहीं चलता। तो यही आपकी नाकामी की दलील। अगर निजाम मजबूत हो तो अशखास बदलती भी रहती है। अशखास का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है। आप निजाम में यकीन ही कोई नहीं रखता, आइन की हमें परवाह ही नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन का एफबीआर का 2 माह का शॉर्टफॉल है वो 116 बिलियन, 2 महीने का शॉर्टफॉल। जी, तो ऑब्वियसली मिनी बजट ये होगा। देखिए, कारोबार है नहीं मुल्क के अंदर, आपको परवाह नहीं है ना इन्वेस्टमेंट। आप आज फ्लाइट ऑफ कैपिटल है पाकिस्तान से, इस बात को आप मानना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते। मईशत के लिए बुनियाद सियासी इस्तेकाम होता है। फेयर इनफ। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मईशत नहीं चलेगी। ये बात समझ आई हमें या नहीं आई, पहले ये बात बताए कोई। जो मुल्क इलेक्शन चोरी करता है वहां सियासी इस्तेकाम नहीं होता। ऑब्वियसली एजिटेशन होगी वहां। तो बस एजिटेशन ना भी हो, हर एक को पता है। जो हार गया है, जो हरवाया गया, उसको भी पता है मैं मेरे साथ क्या है, वो जो जीता है उसको भी पता है मैं। तो ये जरा बड़ी बुनियादी बातें हैं, लेकिन हमें 77 ईयर्स में बातें समझ नहीं आई। आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। वे आउट क्या है, फिर वही के वे आउट मैंने बताया इकट्ठे। देखिए, आपने एक खराबी है ना, खराबी को दूर करना है। हम ढूंढते रहते किसने खराबी की, यार उसको छोड़े ना, सबने खराबी की,
सब हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसके अंदर सियासतदान भी है, फौज भी है, जज भी है, सारे शामिल हैं। ठीक, एहतसाब का हमें बड़ा शौक है। आज तक एहतसाब हम एक शख्स का कर नहीं सके मुल्क के अंदर। एक शख्स का एहतसाब साहब का हो रहा है ना, जनरल फैज साहब का हो रहा है ना। कौन सा हुआ है? गिरफ्तारी हो गई, इतनी बड़ी खबर बनी, आज तक डेली अंडर डिस्कशन है। मैं 3 साल जिंदगी के मैं जेल में गुजार के, बिल्कुल वो भी खबर बनी और डेली डिस्कशन होती है। अब खबर चाहिए या मुल्क चलाना है? कुछ क्या मुल्क के मसाइल का आज हल जो है वो एहतसाब करना है? एहतसाब आपसे नहीं होता। एहतसाब होता हुआ नजर आना चाहिए, इंसाफ का तकाजा होता है, कानून के मुताबिक होना चाहिए। आप कानून के मुताबिक बदतरीन मुजरिम का, मुलजिम का भी एहतसाब करेंगे, वो कानून मानता नहीं है, लोग मानते नहीं है, तारीख मानती नहीं है उस बात को, बदतरीन शख्स को भी। तो हमेशा इंसाफ के जो ड्यू प्रोसेस है उसको मुकम्मल होना चाहिए। और इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हमारे मुल्क में गिल्टी है अंटिल प्रूवन इनोसेंट। हाँ, खुद से साबित करना पड़ेगा कि जनाब अभी मुझे आप गिरफ्तार कर लें तो सारा पाकिस्तान कहेगा देखे ना पकड़ लिया ना, और आधे लोग कहेंगे देखे ना कुछ तो किया होगा ना यार। वो मैं कल परसों की खबर है, हमारे नैब के एक केस था जो वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, 5 साल बाद बरियत हुई, 5 साल बाद कह दिया जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है एंड यू इनोसेंट। जी, ये वाइस चांसलर की हालत है। एक उस्ताद जिन्होंने पता नहीं कितने हजारों तलबा उनके अंडर, मैंने 17 साल नैब की अदालतों में गुजारे। बड़ा तजर्बा है मेरा नैब का। यही वजह मेरे तजर्बे में निचोड़ ये है कि ये नैब रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। अक्सर आप इस पे ये फैसला कर लें, नहीं करना तो ठीक है। नहीं, नैब जिन सर्कमस्टांसेस में बना और जिस सर्कमस्टांसेस में मुल्क आज खड़ा पे, ऑब्वियसली वी हैव टू डिसाइड। सर्कमस्टांसेस ये थे कि एक आमिर को सियासत को मैनिपुलेट करना था, लोगों को तोड़ना था, उसने बनाया। हाँ, उसके बाद 3 सियासी हुकूमतें आई, दिल से लगा के, चौथी है दिल से लगा के बैठे हुए नैब को, दिल से लगा के बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली। और सारे PMLN कह के आई थी कि अब सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे, और सबसे पहले नैब को रीइंफोर्स किया और उसको तो इख्तियारात दे दिए जो कम हुए थे, और वो भी जुडिशरी भी मुलव्वस है, उन्होंने अमेंडमेंट की साइड पे कर दी। वो अभी तक केस पड़ा हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ अभी तक, वो लोग भी अदालतों में पड़े हुए हैं। एक रिसेंट स्टेटमेंट थी वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब की, 2016 से 18 में जो पावर प्लांट्स लगे उनकी वजह से बिजली महंगी हुई। आप बड़ी की पोजीशंस पे रहे हैं 16 to 18, मैं किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं कि 16 से 18 के किसको कौन रिस्पॉन्सिबल? 16 to 18 में वो भी हुकूमत में थे, मैं भी हुकूमत में था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आप इसका एक देखिए तज्जिया कर लेना कि क्या हुआ है। 2013 में याद है क्या था पाकिस्तान में? पीपल्स पार्टी कितने घंटे बिजली मिलती थी? 18 20 घंटे लोड शेडिंग भी थी कुछ एरियाज में थी। 90 अरब यूनिट आप बनाते थे, साल में 90 अरब यूनिट इस्तेमाल हो जाते थे। ठीक है, नए पावर प्लांट लगे, बेहतरीन पावर प्लांट लगे, बेहतरीन कीमत पर लगे, कोल के भी लगे, आपने डाइवर्सिफाई किया अपना जनरेशन मिक्स, कोल के भी लगे, LNG के भी लगे, थर कोल के भी लगे, हाइडल भी लगे, रिन्यूएबल भी लगे, न्यूक्लियर भी लगे। ठीक है, ये मामूली अचीवमेंट नहीं है। फेयर इनफ। अब उसके बाद क्या हुआ? आपने इलेक्शन 6% से ज्यादा ग्रोथ थी GDP, 90 अरब यूनिट कंजम्पशन से 140 से ऊपर आप चले गए। ठीक है, प्रोडक्शन हो रही थी, 50% इंक्रीज बिजली की कंजम्पशन में 3 साल में पाकिस्तान में हुआ। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ठीक है, इतनी आपकी डिमांड दबी हुई थी। फिर क्या हुआ? 18 में आपने इलेक्शन चोरी किया और वहां से बस वहां से आप जवाल पजीर हो गए। पहले में कोई ऐसी तलवारें नहीं चल रही थी, लेकिन कम से कम कुछ स्टेबिलिटी थी, कुछ नजर आता था, कुछ रास्ता था। आपने इलेक्शन चोरी किया, सब खत्म हो गया। वो रुकने का नाम ही नहीं ना ले रहा प्रोसेस, वो तो प्रोसेस चले जा रहा है। इलेक्शन चोरी हो गया। अब सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मईशत नहीं होगी, ये बात समझ आ गया। इस पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक आगे चल के लेना, इसके ऊपर ना थोड़ा सा सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम की जब भी हम बात करते हैं, बांग्लादेश मॉडल, हमें पहले इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद भी थे कि शायद वही मॉडल पाकिस्तान में ले आया जाए तो कुछ बेहतरी आ जाए, बट इवेंचुअली इस मॉडल के साथ क्या हुआ उसका मैं कंपैरिजन भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा दीजिए। नारिन, एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो यही जिसके ऊपर बार बार हम सब बात करते हैं, वी ऑल एग्री के ऊपर, लेकिन इसकी डिटेल में थोड़ी डेप्थ में जाने की जरूरत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वहां पे थी, चली आ रही थी, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश, थोड़ा सा उसके ऊपर भी कंपैरिजन पाकिस्तान के हालात और उसकी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ